जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम प्रोक्रियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाला है। एक्चुअली जो आपका आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, उसका भी जो पार्ट सेकंड है ग्रेजुएशन लेवल वाला, और उसका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो पहली लाइन दे रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, वो हमने पढ़ लिया। सेल का इंट्रोडक्शन की जो एक मास्टर क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी, अगर आपने नहीं ली है तो पढ़ ले। तो सेल का जो इंट्रोडक्शन वाली बहुत अच्छी क्लास है, और वो पढ़ने के बाद अब जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाला है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम ज्यादातर देख चुके हैं, अब जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने जो है सेल थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो है हमने सेल का सिंपल सा यह देखे तो सिंपल से यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा देख लिया। प्लांट और एनिमल सेल अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाला है। जो जो यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वो हम लगभग हम देखने वाले हैं ना बेटा। तो और बाद में जो है रिमेनिंग सिलेबस भी हम करने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है ना बेटा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिख देना। सुनो, जो किंगडम प्रोकैरियोटिक होता है, जो किंगडम प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर एक्चुअली ये है ना बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है, या कह सकते हैं कॉमनली नाउन बहुत ही पुराना है। दे आर मोस्ट एंशियंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराना ग्रुप ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर लगभग 3500 सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कितने 3500 सेलुलर स्ट्रक्चर, लगभग 3500 सेलुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, और मुख्य रूप से इनके अंदर लगभग सारे बैक्टीरिया ही हैं। मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर लगभग सारे बैक्टीरिया ही आते हैं, और इसमें भी जो ये मैक्सिमम जो होंगे ये सिंगल सेल ही होंगे, एक अकेली एक ही सेल होगी, एक सिंगल सेल ही होगी, एक ही सेल होगी, सिंगल सेल। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होती है, जैसे सिंगल सेल, जैसे ये सिंगल सेल है, तो बहुत सारी सिंगल सेल आपस में से मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया होता है या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बीजीए के मेंबर होते हैं, उसके अंदर जो है इस प्रकार का फिलामेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ये फिलामेंट। तो ये सामान्य तो जो है ये सिंगल सेल ही रहती हैं, लेकिन ये फिलामेंट बना सकती हैं। एक रो में सेल आपस में अटैच हो सकती है, क्यों होती हैं आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये फिलामेंट भी बना सकती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रो प्लस कैरियोटिक, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोटिक। और प्रो का मतलब था प्रीमिटिव, कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, या न्यूक्लियस आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में बिखरा हुआ हो, सेल में बिखरा हुआ हो, जिसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो बिखरा हुआ हो तो न्यूक्लियोइड कहते हैं ना बेटा। तो वो हो, उस प्रकार की सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं इसको, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, सुनना, genetic material is composed of a circle double strand DNA which is not enclosed within a nuclear membrane। आप अगर ध्यान से देखें हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल या कहें तो डीएनए इसका। ये डीएनए जो है, देखो, ये डीएनए की इसके चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, कोशिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो नहीं, ये आप ये डीएनए ऐसा रखा है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसी सेल जिसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होकर साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए, इस डीएनए के अंदर लगभग 2000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? 2000 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2000 जीन्स होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होने वाले जीन जितने यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, उसका 0.2% ही है। प्रोकैरियोटिक सेल में जीन जो है यूकैरियोटिक सेल के जीन के 0.2% जीन ही होते हैं, और ये डीएनए भी जो होता है ये बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। इस डीएनए के अंदर मैक्सिमम तो जीन इसी डीएनए के अंदर होंगे। प्रोकैरियोट्स में जो जीन है, मैक्सिमम जीन तो इसी के अंदर होंगे। इन प्रोकैरियोटिक मोस्ट जीन आर फाउंड विद इन ए सिंगल क्रोमोसोम।
इसी के अंदर मैक्सिमम जीन होंगे, इसी के अंदर मैक्सिमम जीन इसी के अंदर होंगे। पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम जीन तो होंगे इसके अंदर, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है, ये वाला, या इधर निकाल दूंगा, इधर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी क्या है डीएनए, ये डीएनए क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, ये तो है ही, एक डीएनए तो ये रहा ना, ये रहा एक डीएनए, और ये एक दूसरा वाला एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे प्लाज्मिड बोलेंगे, है ना। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद ही कॉपी बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल प्लाज्मिड इज स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकता है, अपना छोटा सा होता है, और कुछ क्रोमोसोम इसमें भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये प्लाज्मिड इज स्मॉल, आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, कैसा होता है बेटा, स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कल ऑफ एक्स्ट्रा डीएनए। ये आपके नोट्स के रूप में भी मैं लेके आऊँ, आप चाहो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपका प्लाज्मिड, ये रहा आपका प्लाज्मिड, है ना बेटा, ये आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर शॉर्ट पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए, शॉर्ट पीस होता है। देखो ये बहुत प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए आर डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे ना, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज है, बायोटेक में भी इसका बहुत सारा यूज है। आर डीएनए टेक्नोलॉजी में सारे इसी के अकॉर्डिंग तो आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, आई स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो पीबीआर 322 है, जैसे पीबीआर 322 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्लाज्मिड ही तो है। हमें जो भी जीन ट्रांसफर करना होता है, अगर हमें जीन ट्रांसफर करना है या आनुवांशिक चेंजेस करने हैं प्लांट में या किसी के अंदर भी, तो हम उसके लिए प्लाज्मिड का ही यूज करते हैं, है ना बेटा। टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट के अंदर, है ना बेटा। तो हम प्लाज्मिड का तो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, और ये प्लाज्मिड के कारण ही हम रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं, जिससे हम इच्छित जीन किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर इच्छित जीन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कल ऑफ एक्स्ट्रा डीएनए, स्मॉल छोटा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कल ऑफ एक्स्ट्रा डीएनए। प्लाज्मिड आर शॉर्ट पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए विच रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, खुद ही अपने रेप्लिकेशन कर सकता है ऑफ द सेल जीनोम, सेल जीनोम के अलावा खुद ही अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। इसका बहुत यूज है, बात समझ में नहीं है आपको। तो प्लाज्मिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लाज्मिड है या जो हमारा न्यूक्लियोइड है, ये सब किस पे बिखरे हुए होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। ये सारा का सारा कहाँ बिखरे हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उस सब लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर क्या होगा, साइटोसोल। हमने अभी बात की थी साइटोसोल किसे कहेंगे, साइटोसोल। साइटोसोल जो सेमी लिक्विड होगा, जो सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसे हम बोलेंगे साइटोसोल। सेमी फ्लूइड मीडियम जो होगा वो साइटोसोल, और साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल मिलाकर साइटोप्लाज्म होता है। हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर भी, हमने बात की थी साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स मिलाकर साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो सेल ऑर्गेनल्स को हटा दो, जो लिक्विड सेमी फ्लूइड जो भरा हुआ है इसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसे हम साइटोसोल कहेंगे। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर भी देख लो, जो क्लास 3rd है, ये क्लास हमारी 4th है, आज वाली हमारी क्लास 4th, इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप जो क्लास 3rd है वो जाके देख ले, हमारे प्ले लिस्ट के अंदर क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू डाल रखी है। आप चाहो तो 3rd क्लास देख ले, नहीं देखी तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है ना बेटा। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स भी चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कितने एस टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S। इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक 50 50S और दूसरी 30S। ठीक है, एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। एस किसके लिए आता है, स्वेडबर्ग यूनिट के लिए आता है, जो राइबोसोम को मापने की यूनिट है। चूंकि हमें पता है राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस
होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है बेटा, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसके अंदर ये देखो बहुत सारे राइबोसोम पड़े, ये रे राइबोसोम, ये सारे सारे राइबोसोम है। ये राइबोसोम पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए मिलेंगे आपको। अच्छा ये क्या है, ईआर से अटैच नहीं होते, जैसे यूकैरियोटिक में होते हैं ईआर से अटैच होते हैं, यहाँ ईआर से अटैच नहीं होते। जब एमआरएनए आता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, तो बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए के ऊपर लग जाते हैं। ये पढ़ेंगे हम आगे, बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए के ऊपर लग जाएंगे। ये बड़ी वाली सब यूनिट, ये छोटी वाली सब यूनिट, ये बड़ी वाली सब यूनिट ऐसे। इसे पोलिसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं, पोलीराइबोसोम। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, पोलीराइबोसोम या पोलिसोम कहते हैं इसको, पोलीराइबोसोम कहते हैं या पोलिसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं, ये पढ़ेंगे डिटेल में। तो राइबोसोम जो होते हैं ईआर पर नहीं होते और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो है ईआर जो होते हैं, सॉरी राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक में 80s टाइप के होते हैं, 80s टाइप के, प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, ईआर का सपोर्ट इनको नहीं मिलता प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन जो और सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एब्सेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। और इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है, ये देखो फूड स्टोर जो है ये लिपिड, ये फूड स्टोर कर रखा है, ये लिपिड ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन, लिपिड ग्लोब्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में फूड स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फूड स्टोर जो होता है, भोजन संग्रहित जो होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे कि सभी सेल के अंदर बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी चारों ओर बाहर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है, जैसे सब में होती है वैसे इसमें होती है। इसमें भी क्या होती है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें भी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जैसे सब में होती है। अच्छा ये सेल वॉल करती क्या है, देखो इस सेल वॉल जो है इसे चारों ओर से सराउंडेड रहती हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर सिमिलर टू दोज इन, जो यूकैरियोटिक में होता है वो भी इनका होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेल के अंदर क्या जा रहा है, सेल से बाहर क्या जा रहा है, सारा कंट्रोल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। वो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी करेगी, सेल के अंदर कौन एंटर करता है, तो मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन जा रहा है और बाहर कौन आ रहा है, इसका ध्यान रेगुलेशन कौन करेगा, इसका रेगुलेशन जो है, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी, रेगुलेट करेगी। रेगुलेट क्या करेगी, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द एंट्रेंस, कौन अंदर जा रहा है, एंड एग्जिट मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ साइटोप्लाज्म, द इंटीरियर ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म से बाहर कौन जा रहा है, अंदर कौन जा रहा है, वो सब रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना, ये सम रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसे मीजोसोम, मीजोसोम ये वाला, ये रहा मीजोसोम, इसे क्या बोलेंगे, मीजोसोम। एक्चुअली जैसे ये आप देखो, ये जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे। इसके ऊपर कौन से एंजाइम होंगे, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके ऊपर मिल जाएंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे, ये क्या करेंगे, ये वही काम करेगा, इसको बोलेंगे मीजोसोम। इसको क्या बोलेंगे, मीजोसोम। ये मीजोसोम वही काम करेगा जो यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वो प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम काम करेगा। वो प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम काम करेगा, जो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। इसके ऊपर कौन से एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। ये थोड़ा सही लिखा, मैं सही लिख देता हूँ,
हटा देते हैं। आपको सही सही दिखाई देगा। ये क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे, ये भी एटीपी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाकर एटीपी एटीपी फॉर्मेशन करेंगे, एटीपी फॉर्मेशन करेंगे, है ना बेटा। एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ साथ यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही कुछ इनफोल्डेड जो होकर कुछ ऐसे थाइलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है ना, इस थाइलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ये यहाँ पर। तो इसको आगे देखते हैं हम, ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मीजोसोम बन रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। अच्छा, इसके अलावा मीजोसोम जो है सेल डिवीजन के समय जो बीच में पार्टीशन जो फॉर्मेशन होता है, जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो फॉर्मेशन होती है, वो भी मीजोसोम द्वारा ही फॉर्मेशन होता है इसका। तो मीजोसोम आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल सरफेस, मीजो अब नोट्स के रूप में क्या लिखेंगे, मीजोसोम आर इनफोल्डिंग, मीजोसोम इनफोल्डिंग है ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन, है ना। देखो समझ हमने लिया है, लिखने के लिए हमारे पास ये, आप चाहो तो इसकी कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पेन लेके लिख सकते हो। ठीक है, तो मीजोसोम जो है इनफोल्डिंग है ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। Mesosome unfolding are the plasma membrane on which the enzyme associated with respiration are located, or a proton gradient generate across these membrane is used to drive the synthesis of ATP। इसके अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट होता है जिससे एटीपी सिंथेसिस होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का ही जो क्या है, इनफोल्डिंग है, अंदर की ओर धसी हुई है मीजोसोम का। ठीक है, तो मीजोसोम जो है वो, अच्छा मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम के अलावा ये क्या करता है, सेल डिवीजन के समय, है ना, ये क्या करेगा, जो टू डॉटर सेल हैं उसके हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रॉस वॉल बिटवीन टू डॉटर सेल। मान लो ये डॉटर सेल डिवीजन करना है और एक इधर और ये बन गया, ये बन गया इधर और न्यूक्लियोइड बन गया, एक आनुवांशिक पदार्थ जो बन गया, और बीच के अंदर ये जो है जैसे ऐसे ग्रोथ कर, इधर ग्रोथ करके ये दो भागों में इसको बांट देगी। ये जो क्रॉस वॉल जो फॉर्मेशन जो होता है, क्रॉस वॉल जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी कौन करेगा, मीजोसोम करेगा। तो मीजोसोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, सेल को दो भागों में बांटने के लिए बीच में जो मेम्ब्रेन बना रहा है वो मीजोसोम बनाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का भी सारा काम मीजोसोम करेगा। तो मीजोसोम के अंदर एंजाइम भी होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी जनरेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। और सेल डिवीजन के समय ये क्या करेगा, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन करेगा जिससे कि सेल दो भागों में बट जाए, उनके बीच की मेम्ब्रेन बना देगा। ठीक है, मीजोसोम। और मीजोसोम है क्या, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजन, अंदर धसी हुई है सेल मेम्ब्रेन का ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही है। अब जो कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी अगर बात करें, कुछ फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी वैसे तो, उसमें सैक लाइक ट्यूबुलर या सीट लाइक इनफोल्डिंग हो जाती है सेल सरफेस। सेल सरफेस जो है अंदर सीट लाइक, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, इनफोल्डिंग हो गई, और इस कंटेंट और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाता है। कौन सा पिगमेंट आएगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल आ जाएगा इसके अंदर। कौन सा पिगमेंट आ जाएगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये पिगमेंट है, और ये पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होगा वो इसमें आ जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। बात समझ में आ रही है, फोटोसिंथेसिस करेगा। इन एडिशन द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, कुछ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आदि जिसमें साइनोबैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होता, वहाँ क्लोरोफिल ए होता है, वहाँ क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और क्लोरोफिल ए के कारण ये जो है ना रेड लाइट, कौन सी लाइट, रेड लाइट है। और रेड लाइट का भी अगर बात करें तो 680 से 683 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका याद रखना आपको, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की जगह पर क्लोरोफिल ए रहेगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, 680 से 683 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन आर सरफेस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, चूंकि ये फोटोसिंथेटिक सरफेस जो होती है, ये
इसकी बात करें हम ना, तो इसकी जो इसके ऊपर कौन से पिगमेंट होंगे, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, कौन सा होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट यही है। ये या तो ग्रीन कलर का होगा और एंड ग्रीन एंड पर्पल कलर का होगा। ठीक है बेटा। अब बात करें सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास हमने जो है न्यूक्लियोइड देख लिया, फूड स्टोरेज देख लिया, राइबोसोम देख लिया, मीजोसोम देख लिया, और फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन देख ली, प्लाज्मिड देख लिया। अब और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया। अब बाहर की ओर आती है ये सेल वॉल, सेल वॉल। अब बात करेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, मजबूत होती है, रिजिड होती है। और इसका जो रिजिड फ्रेमवर्क होती है ऑफ म्यूरिन, किसकी बनी होती है, म्यूरिन, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन। म्यूरिन क्या, पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन, म्यूरिन की पॉलीसेकेराइड चेन की। द रिजिड ऑफ द सेल वॉल प्रिवेंट ऑस्मोटिक डैमेज। एक्चुअली क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है, इसमें ऑस्मोटिक डैमेज कैसे होगा कि ये जल ज्यादा अवशोषित करके फूल के फट सकता है, तो उसको ऑस्मोटिक डैमेज से ये सेल वॉल इसको बचाती है। और इसका शेप भी बनाती है, सेल का जो शेप भी बनाती है। इस सेल वॉल के कारण मुख्य रूप से बैक्टीरिया का 3 शेप देखने को मिलेगा, या तो राउंड शेप कोकस, राउंड शेप गोल गोल कोकस दिखेगा, या रोड शेप दिखेगी आपको, या फिर स्पाइरल दिखेगी, स्पाइरल ना बेटा, स्पाइरल ये वाला स्पाइरल, या हेलिकल इसी को बोलते हैं, रोड को बेसिलस भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से सेल वॉल के कारण आपको इसके 3 जो है रूप देखने को मिलेंगे, कोकस, बेसिलस और स्पाइरल। ठीक है, अब ये कोकस, बेसिलस या स्पाइरल आपस में मिलकर अलग अलग रूप बना सकते हैं। आप चाहो तो ये कोकाई वाले हैं, ये चैन के रूप में फिलामेंट बना सकते हैं, या बंच लाइक ग्रेप, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप बना सकते हैं, या डिप्लोकोकस कुछ स्पाइक बना सकते हैं, या स्पाइरिला जैसा है स्पाइरल शेप बना सकते हैं, या वीडियो यानी कोमा शेप, जो कोमा लगाते हैं ना, उस कोमा शेप का बना सकते हैं। सिंगल रोड शेप है, या रोड की भी चैन बन सकती है, कुछ इस प्रकार के अलग अलग शेप बन सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 3 शेप ही होते हैं, इनसे आगे दूसरे शेप बनते हैं। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, ये बहुत स्ट्रांग होती है, रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूरिन प्रेजेंट होता है, और जो मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल पॉलीसेकेराइड चेन क्रॉस्ड इन ए रेगुलर इंटरवल बाय शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड। इस सेल इज thus surrounded by a net like sac which is really one huge molecule। एक्चुअली म्यूरिन यानी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। अच्छा, आप सुनो, सेल वॉल थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 1884 की बात करते हैं, 1884 की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, ग्राफ। इन्होंने क्या किया, एक स्टेन डेवलप किया, एक स्टेन डेवलप किया, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए। जो इस स्टेन का कलर ले लेता है उसे बोलेंगे पॉजिटिव, जो कलर नहीं लेता है, इस स्टेन को नहीं लेता उसे बोलेंगे नेगेटिव। तो अब जो जिन्होंने स्टेम ले लिया उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने नहीं लिया उससे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये किसने बताया था, इन्होंने ग्राम, किसने, ग्राम ने, इन्होंने 1884 में। और इस स्टैंड के आधार पर हमने जो प्रोकैरियोटिक है, ये जो बैक्टीरिया है, उनको 2 भागों में बांट दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है ना, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। जिन्होंने लिया स्टैंड वो ग्राम पॉजिटिव, जिसने स्टैंड ले लिया, जिसने कलर ले लिया, इस स्टैंड के बाद कलर ले लिया, वो ग्राम पॉजिटिव। लास्ट में वॉश करने पर जिसका कलर हट गया, कलर नहीं लिया, वो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उन्होंने ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो वॉल है कैसी होगी, अरे वॉल जो होगी वो थिक होगी, थिक होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा होता है, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। क्या होता है,
प्रोटीन की पोजीशन ज्यादा होगा। जबकि ग्राम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो इसकी जो है थीन हो गई, कैसी होगी, थीन हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें इसका डिपोजिशन थोड़ा कम होगा, है ना, इनका डिपोजिशन कम होगा। इसमें लगभग 50% से भी ज्यादा होता है, इसमें लगभग 50, देखो हमने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ भी है ना। चलो आगे बात करते हैं। इसमें जो नेगेटिव है इसमें डिपोजिशन कम होता है, प्लस इसके साथ लिपिड की लेयर होती है, इसके चारों लिपिड की लेयर होती है। और इसी लिपिड की लेयर के कारण जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इसकी सेल वॉल के ऊपर लाइसोजाइम्स जो हैं, लाइसोजाइम्स कहाँ होता है, हमारे आंसुओं में, है ना, हमारे लार में लाइसोजाइम्स होता है, या एंड पेनिसिलिन जो है होता है, पेनिसिलिन बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो होता है इनका इसके ऊपर असर होता ही नहीं है ना। भाई जो लिपिड की लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चारों ओर, इस लिपिड की लेयर होती है, पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ज्यादा थिक होती है, क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। ग्राम नेगेटिव की पतली होती है, क्योंकि इसमें इनका डिपोजिशन कम होता है। और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चारों ओर एक लिपिड की लेयर होती है, और इस लिपिड की लेयर के कारण जो हमारे आंसुओं में, जो हमारी लार के अंदर एंजाइम होता है लाइसोजाइम्स, वो प्लस पेनिसिलिन, इन सबसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सुरक्षा मिलती है, ये उनको नष्ट नहीं कर पाते। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, द म्यूरिन नेट इज फिल्ड विद अदर कंपोनेंट मेनली पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, ठीक है। और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया वो पतली होती है सेल वॉल, और ये आपके नोट्स हो गए, जो हमने बात अभी जो समझा वो नोट्स के रूप में आप चाहो तो इसको निकाल लिख सकते हो। जो भी हमने आपको समझा वो ये नोट्स हैं, आप वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखो कितना होगा, एक्चुअली क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजली हैव ए मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल देन डू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी तुलना में पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है, 50% और मोर होता है डाई वेट का इसका, और जबकि ग्राम नेगेटिव में पॉलीसैकेराइड 10% के लगभग ही होता है ग्राम नेगेटिव में पॉलीसैकेराइड, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोजाइम जो होता है, ये पॉलीसेकेराइड की जो बैकबोन होती है ऑफ म्यूरिन, म्यूरिन पॉलीसेकेराइड बैकबोन ऑफ म्यूरिन जो होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइसोजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, तो ऑस्मोटिक डैमेज वो सहन नहीं कर पाएंगे और वो फूल कर फट जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लाइसोजाइम से और पेनिसिलिन से डैमेज हो जाती है। कहाँ डैमेज करता है, ये किस चीज को डैमेज करते हैं, तो जो लाइसोजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट कर देता है पॉलीसैकेराइड बैकबोन ऑफ म्यूरिन, जो म्यूरिन की बैकबोन होती है पॉलीसैकेराइड से बनी हुई, इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो जब वो डाइजेस्ट हो जाएगी तो सेल वॉल टूट जाएगी, भले वो ठीक है मोटी है लेकिन वो डाइजेस्ट हो जाएगी लाइसोसोम से पेनिसिलिन से, और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगी तो सेल वॉल टूट गई। सेल वॉल टूट जाने के कारण सेल वॉल जो ऑस्मोटिक डैमेज से बचाती है बैक्टीरिया को, वो बचा नहीं पाएगी, जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें चारों लिपिड की लेयर है, और लिपिड की लेयर होने के कारण लाइसोजाइम्स है या पेनिसिलिन है उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया सेल वॉल इज फर्दर सराउंडेड बाई ए कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल आगे और एक कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती हैं, जिसे कैप्सूल, और अगर वो कैप्सूल थोड़ी लिक्विड चिपचिपे फॉर्म में हो तो उसे जिलेटिनस शीट या स्लाइम लेयर भी बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। जो ये बाहर की ओर लेयर है इसकी बात कर रहे हैं, इससे अगर ये नॉर्मल है तो कैप्सूल, और अगर थोड़ी चिपचिपी टाइप में है तो इसे जिलेटिनस या स्लाइम लेयर बोलते हैं। कैप्सूल इज ए गमी लेयर, कैप्सूल कैसे होती है, गमी लेयर होती है ऑफ म्यूसिलेज, ठीक है। और इस गमी लेयर के कारण ये जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आपस में चिपक कर जो फिलामेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाती है इस टाइप का, है ना, या फिर ये जो बंच बनाती हैं, या जो भी ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो शो कर रही है, वो चूंकि ये जो कैप्सूल है ये गमी लेयर होती है, चिपचिपी लेयर होती है, इनके कारण ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करती हैं। अब बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मोटल होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक, देखो बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल है, आप कंफ्यूज मत होना सब बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही आते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर कैरेक्टर वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी कैरेक्टर वो सेम ही है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल पढ़ने के लिए हम बैक्टीरिया की डिटेल पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के एक सेल लेकर वो चीज पढ़ रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें पढ़नी चाहिए। ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं घुस रहे, जितनी हमें पढ़नी चाहिए उतनी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो मोटल बैक्टीरिया जो होते हैं यूजली हैव ए लॉन्ग, एक लंबा, ये देखो ये वाला
एक फ्लैजिला होता है, एक लंबा पतला अपेंडेजिस होता है जिसे बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला। और ये जो होता है एक प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोटिलिटी, यानी मूवमेंट के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जो है ये फ्लैजिला जो है यूकेरियोटिक के फ्लैजिला जैसा नहीं होता है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये बहुत ही सिंपल टाइप का फ्लैजिला होता है, यूकेरियोटिक जैसा नहीं होता है। ये सिंगल सिलेंडर से बना हुआ, सिंगल सिलेंडर और प्रोटीन की सब यूनिट से बना हुआ होता है। अच्छा, ये फ्लैजिला जो है बीट नहीं करता है ऐसे, बल्कि ये राउंड ऐसे बीट की जगह पे रोटेट करता है और जिससे कि ये आगे बढ़ता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ रोटर बियरिंग का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपकी सेल वॉल है और इसके अंदर ये जो है आपका फ्लैजिला है, ये आपका फ्लैजिला है। फ्लैजिला है, ये मोटर बेरिंग की तरह ऐसे मूव करता है जिससे कि बैक्टीरिया को मूवमेंट मिलता है। ठीक है बेटा, मूव करता है जिससे कि बैक्टीरिया को मूवमेंट मिलता है। इसकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी नॉलेज में जितना हमें जरूरत है कि हाँ यहाँ पढ़ना, इतना तो पढ़ना ही आना चाहिए या इतना तो पढ़ना ही होता, हम पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर इसके अलावा छोटी छोटी फेब्री और होती है, फेब्रियो होती हैं। ठीक है, इसे पिलाई भी बोलते हैं, पिलाई या फेब्री। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करता है। ये पिलाई जो छोटी छोटी होती है, बहुत सारी संख्या, बहुत ज्यादा संख्या में होती है और किसी भी जगह से चिपकने में मदद करता है। इसके अलावा ये सेल सेल अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। और जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। इन दोनों के बीच के अंदर ये क्या करता है, ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन दोनों के बीच के अंदर इनको चिपका अटैचमेंट बनाता है ना, जिससे कि यहाँ से डीएनए जो है इधर ट्रांसफर हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये पिलाई जो है हेल्प करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये पिलाई हेल्प करती है। ठीक है, अब जो है हम एक कॉमन रूप से देख, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इस डायग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर इस साइड वाले, इस लाइन से जो इस साइड में जो भी स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा प्रेजेंट होंगे। और जो इस साइड वाला स्ट्रक्चर जो है, ये कभी कभी हो भी सकते हैं उपस्थित और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी ही होगी। देखो, एक नंबर एक सेल वॉल तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी ही होगी, जो कि रिजिड होगी, मजबूत होगी, म्यूरिन की नॉर्मली बनी हुई होती है। फिर उसके बाद सेल सरफेस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये बैक्टीरिया के अंदर होगी ही होगी। उसके बाद राइबोसोम 70S टाइप के होंगे ही होंगे। यूकेरियोटिक में 80S होता है, लेकिन इसमें 70S के टाइप के राइबोसोम होंगे ही होंगे। फिर जो नंबर 4 फूड रिजर्व होगा ही होगा, लिपिड ग्लाइकोजन। फिर डीएनए जो है बिखरा हुआ होगा ही होगा, सर्कुलर डीएनए बिखरा हुआ होगा ही होगा। और उसके बाद में साइटोप्लाज्म होगा ही होगा इसके अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये चीज तो होगी ही होगी। अब कौन कौन सी चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसकी बात करें तो प्लाज्मिड, जो ये प्लाज्मिड है, ये उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो मेम्ब्रेन है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मीजोसोम, 3 नंबर मीजोसोम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैप्सूल में भी प्रेजेंट और नॉट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और पिलाई भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और फ्लैजिला भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम में आपको ये समझाने की कोशिश की कि कौन कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलवेज रहेगी, कौन सी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये सारी चीज इजीली समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम की हेल्प से ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम जो बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात करेंगे।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में तो खाली बैक्टीरिया को लिया जाता है, बाकी सब फंजाई, प्लांट, एनिमल सब यूकैरियोटिक के अंदर जाते हैं। सेल साइज की बात करें तो जनरली हम बात करें तो 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक जो है रेंज होती है प्रोकैरियोटिक की, जबकि 10 से ऊपर यूकैरियोटिक की रेंज होती है, उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जो फॉर्म की बात करें तो मेनली यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक जो है मेनली मल्टीसेलुलर होता है, मेनली मल्टीसेलुलर ही होता है ना बेटा। और इवोल्यूशन की बात करें तो ये बहुत ही पहले 3.5 थाउजेंड मिलियन ईयर पहले इनका इवोल्यूशन हो गया था, जबकि यूकैरियोटिक का तो 1.2 थाउजेंड मिलियन ईयर पहले ही इनका ओरिजिन हुआ था। वो भी यूकैरियोटिक का ओरिजिन किससे हुआ था? प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक बने थे। हम आगे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ, वो भी हम डिटेल में समझने वाले हैं अगली हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर मोस्टली बाइनरी फिजन होता है, यानी दो बराबर भागों में बढ़ता है। इसमें कोई स्पाइंडल वगैरह डीएनए सेपरेशन के लिए, जो क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए जो डीएनए स्पाइंडल जो फॉर्मेशन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, नो स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस या म्यूसिस या दोनों से ही इनका सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और इसमें स्पाइरल फॉर्मेशन भी होगा क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि डीएनए जो नेक्ड होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, ध्यान रखना हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है डीएनए के साथ, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए लाइनर होता है या क्रोमोसोम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो 70S टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं और 80S टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक में अंदर होते हैं। राइबोसोम जो होता है कोई भी ईआर पे लगे हुए नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक में ईआर पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो कुछ एक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं और वो भी दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में होते ही नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और दोहरी झिल्ली वाले या डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल भी होते हैं। सेल वॉल की बात करें रिजिड होती है, पॉलीसैकेराइड विद एमिनो एसिड की बनी होती है, म्यूरिन होती है मेन इसकी स्ट्रैंड। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो प्लांट की बात करें तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और फंजाई की बात करें तो काइटिन की सेल वॉल बनी हुई होगी यूकैरियोटिक सेल। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेलुलोज की बनी हुई होगी, और एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी। फ्लैजिला की बात करें तो सिंपल होता है, 20 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है, जबकि अगर यूकैरियोटिक में फ्लैजिला की बात करें तो 9+2 अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है, और बहुत थोड़ा उसकी संरचना ज्यादा जटिल होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो मीजोसोम करता है इन प्रोकैरियोटिक में, मीजोसोम करेगा, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल प्रोकैरियोटिक सेल कर सकती है, यूकैरियोटिक सेल नहीं कर सकती। अब जितना हमने पढ़ा और अगर हम सिंपल से अगर उसका समराइज करके अगर एक टेबल फॉर्म में पढ़े, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो सुनो। तो सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस, तो हमने सबसे पहले जो हमने देखा था जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो कि जिसके अंदर 2000 जीन होते हैं और जो कि 0.2% ही है यूकैरियोटिक सेल का, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है ये। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। एक छोटा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। उसके बाद राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म की बात की थी हमने, साइटोप्लाज्म है ना बेटा। साइटोप्लाज्म की बात की थी, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्लस सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्लस सेल साइटोसोल होता है, वो हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने राइबोसोम की बात की थी, राइबोसोम 70S टाइप का होता है, 70S का टाइप का होता है। फिर फूड स्टोरेज की बात की थी। उसके बाद हमने अच्छा मीजोसोम की बात की। मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम करता है और सेल डिवीजन, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लैजिला। फिर उसके बाद हमने पिलाई की बात की थी, और बार सेल वॉल की हम डिटेल में बात की थी। सेल वॉल इसका आकार बनाती है, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलस, और बाद में फिर हमने बात की थी कैप्सूल और स्लाइम लेयर की हमने बात की थी। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल की सारी डिटेल
में बात की है। अगली क्लास के अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, नहीं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।